अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाइस की दुनिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज मैं थर्ड एपिसोड लेके आई हूँ फेयरी टेल की, जिसके नॉवल निगार हैं शमा इलाही। तो नॉवल स्टार्ट करते हैं। सतवी शॉपिंग पे चली गई ना। दर्रे ज़िला के कमरे से मुनहरी गैलरी में खिड़की में खड़ी सतवी को मारिया की आवाज़ आई, जो कमरे के अंदर थी। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है, सतवी ने जवाब दिया था, जो अपने सेल फोन में लगी हुई थी। अदन की छुट्टियां अभी ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए सतवी ने अपनी छुट्टियां मज़ीद बढ़ा ली थी। यह तो तय था कि अदन ने जब तक माह सीमा में रहना था, सतवी ने भी तब तक माह सीमा से नहीं जाना था। तभी से मखसूस हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, वो हॉर्न जिसे सुनकर उसका खून खौल उठता था। सतवी ने निगाह उठाकर गेट के पार देखा, जहाँ कार से अदन और हमना निकले थे। सतवी को लगा जैसे हमना ने इसे देखा हो। तभी ना जाने क्या हुआ कि हमना इसी तरह हो गई, जैसे गिरने ही वाली हो, जिसे अदन ने आगे बढ़कर संभाला था। यह सीन देख कर तो सतवी का तो मानो खून खौल गया। समझता क्या है ये खुद को, कहीं का सुपर हीरो है। वो तन फन करती हुई कमरे में आती हुए बड़बड़ाई थी, जिस पर दोनों बहरों ने इसे सर उठाकर देखा। अब क्या कर दिया है चाचू ने, मारिसिया ने पूछा, जो सिंगल काविच पर तिरछा होकर लेटी हुई थी। इसकी गोद में लैपटॉप था, जिस कीपैड पर अभी भी इसकी उंगलियां चल रही थी। अलबत्ता अपनी मखसूस चेयर पर किताब पढ़ती दर्रे ज़िला ने तासुब से इसकी तरफ देखा। मैंने अगर इस खड़ूस मेजर को अपने खूबसूरत कदमों पर ना झुकाया तो मेरा नाम भी सतवी यूसुफ नहीं, इसने अज़म से कहा। मार्सिया, मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। दरवाजे से उभरती अफनान तकी की आवाज़ पर सतवी के होश उड़ गए और ज़ोर से हिचकी आई थी, जिसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। वो इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गया था? कहा, क्या वो वाकई मैं कोई सुपर हीरो था? मारिसिया अपने जब्त करते हुए सतवी को देखा, जिसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी और ज़बान दांतों तले दबाई हुई थी। चाचू, माहे सीमा में इतने सारे मुलाजमीन हैं, ना जाने आपको इनसे क्या चढ़े। इन्हें दीजिए ना, मारिसिया ने बेसाख्ता चिढ़ते हुए कहा। मेरा मतलब है कि इन्हें हम फ्री के पैसे तो नहीं देते। अफनान की भवें उचकाकर देखने पर मारिसिया ने लहजा बदल दिया। हर काम के लिए मुनाजमीन पर मुनसर रहना ठीक नहीं है। मैं अपने काम खुद भी कर लेना चाहिए, अफनान ने कहा। वही तो मैं कह रही हूँ चाचू, आप अपने काम खुद कर लीजिए ना, निहायत ढिठाई से मारिसिया ने कहा। लाइन दीजिए चाचू, मैं कर देती हूँ। अगले ही पल दर्रे ज़िला ने बढ़कर अफनान से शर्ट ले ली। मेरा प्यारा बेटा। अदन को बेसाख्ता इस पर प्यार आ गया। नरमी से इसके सर पर हाथ फेरा। और कुछ सीखना चाहिए तुम्हें मारिसिया अपनी छोटी बहन से, अदन कहते हुए जाने के लिए मुड़ा। चाचू, आपको एक अदद बीवी से भी नवाजा गया है, आप अपनी बीवी से काम क्यों नहीं करवाते? हमेशा हम दोनों बहनों की शामत आती है। अदन की नसीहत पर मारिसिया मुंह बनाते हुए बोली, मगर तभी इन तीनों को दरवाज़ा खट से बंद करने की आवाज़ आई। इससे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, कभी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इसमें मेरा जिक्र था। वो मेरे मामले में बहरा हो जाता है और मुझे गूंगी समझता है। सतवी बुरी तरह तब उठी थी। उसे तो बस अपनी प्यारी हमना की ही आवाज़ सुनाई देती होगी। मुझे पूरा यकीन है, अगर हमना की जगह मैं गिर रही होती ना, तो मुझे भाड़ में झोंक कर चला जाता। बस अब बहुत हो गया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सतवी का गुस्सा जैसे सवा नेज़े पर जा पहुँचा था। मारिसिया लैपटॉप ऑफ करती इसे टेबल पर रखी थी। चाचू आपके ही हैं, इन्हें आपकी हर तरह लौट कर आना है। बस थोड़ा सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। वो नहीं चाहती थी कि सतवी गुस्से में ऐसा कुछ करे जिसके मुतालिक बाद में से अफसोस हो। अब सब्र करने पर सब्र का फल किसी और का हो जाता है। सतवी तिनक कर बोली, जिस पर मारिसिया बेसाख्ता हंस पड़ी। यानी अब आप मज़ीद सब्र नहीं करने वाली? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सब्र की उंगली पकड़कर बहुत चल ली। इतना सब्र कि अब सब्र की सब्र टूट गई। कहने लगी, बहन अब मेरा घर आ गया, अब तो मेरा बिना अकेली सफ़र कर। मार्सिया के पूछने पर सतवी बोली, ओह सतवी, जिस पर मार्सिया फिर हंस पड़ी। आयरन स्टैंड पर अदन का शर्ट आयरन करती दर्रे ज़िला के लबों पर मुस्कुराहट आई। और शॉपिंग का क्या, शॉपिंग के लिए तो कोई बेवकूफ़ ही मना कर सकता है। मारिसिया के पूछने पर सतवी फ़ौरन बोली, मैं नहीं जा रही, मुझे आप दोनों बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते।
میں نہیں جا رہی، مجھے آپ دونوں بالکل بھی زور زبردستی نہیں لے جا سکتے، در ضلع کہہ اٹھی، جس پر ستوی اور مارسیا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی تھی۔ کیا آپ دونوں میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ در ضلع نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی شرٹ لیے عدن کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ بلیک ڈیول، آج پھر اصغر شہر آیا ہوا تھا، نہ جانے کیوں اچانک ہی اسے اپنا ساتھ لگنے لگا تھا۔ اس نے اس معصوم چہرے کو اس شہر میں دیکھا تھا جو اپنی ایک جھلک دکھا کر گم ہو گئی تھی۔ وہ اسے 2 دن تک یونیورسٹی میں ڈھونڈتا رہا، شاید وہ وہاں پڑھتی تھی، مگر نہیں، وہ نہیں ملی۔ شہر کے ہر راستے میں اس نے اس چہرے کو کھوجنے کی کوشش کی۔ آج تک ہار کر وہ مال آیا تھا، اسے پرل کے لیے گفٹ لینا تھا اور اس ہفتے اس کا برتھ ڈے تھا، اور یہاں بھی وہ ہر چہرے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نگر نگر ڈھونڈنا بالکل نہیں چاہتا تھا، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اضطراب سا اس کے رگوں پہ دوڑ رہا تھا، جس سے وہ جلد از جلد چھٹکارا چاہتا تھا۔ کاش کہ اے رب وہ مجھے مل جائے۔ بڑے دنوں بعد اس نے بے دہانی میں اللہ کو شدت سے یاد کیا تھا، تبھی کسی سے ٹکرایا۔ سوری۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی ایک دوسرے سے گھبرا کر معافی مانگی۔ بلیک ڈیول کے سامنے موجود فل سیاہ حجاب میں ملبوس لڑکی کو دیکھ کر مایوس ہوا تھا اور اگلے ہی پل آگے بڑھ گیا، اور ادھر در ضلع انتہائی شرمندہ، شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے روحان سے ہو رہی تھی، اور دل نے پختہ ارادہ کیا کہ اگر وہ دونوں کتنا ہی ضد کیوں نہ کریں، وہ آئندہ مال نہیں آئے گی۔ ان دونوں کی ضد کی وجہ سے وہ آ تو گئی، اور ہمیشہ کی طرح شاپنگ سے بیزار در ضلع تنہا ہی رہ گئی۔ شاپنگ لور وہ دونوں الگ ہو گئیں۔ در ضلع کب سے انہیں ڈھونڈ رہی تھی، اور ان دونوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں وہ ایک غیر محرم سے ٹکرا گئی۔ یہ احساس اسے غیر ارادہ کر رہا تھا، اور تبھی سامنے سے دونوں لدی پھدی آتی ہوئی نظر آئیں۔ آپ دونوں ہمیشہ مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہیں۔ ان کے قریب آنے پر وہ خفگی سے بولی۔ کیا ہوا کیوٹو ڈال؟ ستوی کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی بچی سے استغفار کر رہی ہو۔ میں بچی نہیں ہوں خالہ جانی، وہ مزید خفگی سے کہتی ہوئی پلٹ گئی۔ ہمیشہ خالہ جانی، آپی، چاچو، بابا اسے کسی بچے کے جیسا ٹریٹ کرتے تھے، حالانکہ وہ اب بڑی ہو گئی تھی اور اب ایک بڑا مدرسہ چلا رہی تھی۔ رفاقتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا۔ زمین لے لی گئی مگر آسمان چھوڑ گیا۔ ماحول پر رات کا سناٹا طاری تھا، آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ دور سے ماہ سیما اور ماہ سیما کے اوپر چمکتا چاند کسی خوابی دنیا کا حصہ لگ رہا تھا۔ ماہ سیما کی دوسری منزل پر ماسٹر بیڈ روم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر عارض تقی ابھی تک کمپنی سے نہیں لوٹے تھے۔ ماسٹر بیڈ روم سے لگ کر در ضلع کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر سائیڈ لیمپ کی روشنی میں وہ تکیے پر رکھے کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی، دور سے دیکھنے پر وہ کتاب کی کوئی فیری ٹیل کتاب لگتی تھی۔ اس کے سامنے والا کمرہ روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، جو مارسیا کا تھا، مگر مارسیا اس وقت رات کے 12:30 بجے بھی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے بازو والا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، اور اس میں لاک لگا تھا، کیونکہ عدن اپنے یونٹ واپس لوٹ چکا تھا۔ اس لیے عدن کے سامنے والا کمرہ بھی خالی تھا، جو کہ ستوی کا تھا، اور وہ بھی اسے ہاسٹل لوٹ گئی تھی۔ اس کے برعکس نیچے کے سارے کمرے روشن تھے، اور ان میں زندگی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ریاض تقی بڑے بابا کے کمرے میں ان کے 3 بیٹے معاذ، بشار، اتبا اور ایاز تقی کے دونوں بیٹے مکرم اور احزاب نظر آ رہے تھے۔ ساتھ ہی ایاز تقی، ان کی بیوی ثانیہ اور صوبیہ بھی وہاں موجود تھیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ بے حد اہم مسئلے پر بات کر رہی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں نا بھائی، ایاز تقی حارث تقی سے مخاطب ہوئے، قرضے کی وجہ سے ہمیں ہماری کمپنی گھر بیچ کر بھی پورے طور سے اپنا قرضہ نہیں چکا پائے تھے۔ ابھی تک وہ قرض خواہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، روپیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کا سود دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جانتا ہوں، میں بھی پریشان ہوں، اس لیے میں نے عارض سے اس کے متعلق بات کی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ اتنی بڑی رقم ایک ساتھ اتنی جلدی نہیں دے سکتا۔ ریاض تقی اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے بابا۔ احزاب بپھر کر بولا۔ کول میرے بیٹے، میرے بھائی، گرم گرم نوالے کھانے سے زبان جھلس جاتی ہے اور پیٹ بھی نہیں بھرتا، اس لیے نوالے ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، تبھی کا مزہ ہے، اور اس لیے میرے پاس ایک راستہ ہے۔ لیپ ٹاپ پر جھکا بشار کہہ رہا تھا۔ کیسا راستہ؟ ریاض تقی ایاز تقی نے حیرت سے پوچھا۔ عارض تقی کو اپنی بیٹیاں ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ بشار کے لبوں پر ایک ٹھنڈی تباہ کن مسکراہٹ آئی۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔
सुनसान सड़क पर एक हवलदार सीटी बजा बजा कर लोगों को होशियार कर रहा था। जब ही गली से एक बेहद पुराने शलवार सूट में बोसीदा हो चुका लिबास पहने एक औरत निकली, जो सीधी हवलदार के करीब आई। हवलदार भी इसे देखकर रुक गया। कौन हो तुम और इतनी रात गए घर से बाहर क्या कर रही हो? हवलदार इसे मशकूक नजरों से देख रहा था। साहब, मैं सामने वाली हवेली में काम करती हूँ। आज मालिक के यहाँ मेहमान बहुत आए थे, इसलिए काम करते करते मेरे को टाइम हो गया। अब सुनसान सड़क पर अकेले जाते डर लग रहा है जी। आप मुझे छोड़ देंगे तो मेहरबानी होगी। आवाज़ जितनी खूबसूरत था, लहजा उतना ही बदसूरत, गंवार, उजट। जिस पर मशकूक होता हवलदार मुतमईन हुआ। कहाँ रहती हो? जी, ये करीब ही के बंगले के क्वार्टर में अम्मा के साथ रहती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। वह खूबसूरत रोशनियों से जगमगाता हुआ महल था, जो इस पहर देखने में कोई कदीम ज़माने का महल लग रहा था। पूरा चांद आसमान पर जगमगा रहा था, माहौल पर जैसे ख्वाब सा असर तारी था। आए ना साहब जी। गेट के पास पहुंचकर उसने पलटकर इशरार किया। हवलदार, जो मना करने वाला था मगर इसका चेहरा देखे हैरान रह गया। बेहद हसीन, मलाई जैसी दमकती हुई सफ़ेद रंगत चेहरा, जो अब तक घूंघट में छुपा अब जाहिर हुआ था। वो चेहरे से हरगिज़ मुलाजमा नहीं लगती थी। मुलाजमा के बेहद इसरार करने पर हवलदार महल के अंदर आ गया, मगर महल के अंदर दाखिल होते ही इसके 14 तबक रोशन हो गए। महल के अंदर होते ही इसके 14 तबक रोशन हुए थे। वहाँ शाही दरबार का सा नक्शा खिंचा हुआ था। अगले ही पल वो हसीन खादमा की झुरमट में घिरा था, जिनकी झुरमट में घिरा वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ तख्त पर हारून रशीद जलवा फरोज थे। बादशाह सलामत को सलाम अर्ज़। करीब खड़े सिपाही ने झुककर सलाम किया, जिस पर हवलदार बौखलाता हुआ झुकता ही चला गया। सीधे खड़े हो जाओ ना, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। दफातन हारून रशीद की गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी, जिस पर हवलदार सूखे पत्ते की तरह काँप खड़ा हुआ। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो 21वीं सदी में था या फिर अचानक 21वीं सदी से हज़ारों साल पीछे ज़माने में चला गया था। और फिर जैसे ही इसकी निगाह हारून रशीद के पहलू में बैठी मलका पर पड़ी, तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा। वो और कोई नहीं, वो वही मुलाजमा थी जिसने यहाँ तक लाई थी। बादशाह सलामत, मलका की आवाज़ आई। फरमाएं। हम इस बहादुर वजाहत से भरपूर नौजवान से निकाह अपनी शहजादी से करना चाहते हैं। आज से पहल तक इसे खबर नहीं थी। वो 42 साल का होकर भी वजाहत से भरपूर नौजवान था। तुम्हारी क्या राय है बहादुर इंसान? मलका अपनी शाही तख्त से उतरते हुए इस तक पहुंची। जी। वो हकला कर रह गया। शाबाश, हम तुम्हें अपनी फर्माबरदारी के सिले में इनाम से नवाजेंगे, मलका कहती हुई अपने गले में मौजूद हार खींचकर उतारते हुए इसे थमाती, और साथ ही मलका ने करीब खड़े मुलाजिम के हाथ में मौजूद थाल से नोटों भरी बंडली इसको थमा दी। हवलदार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस खुश हुए या पट से गिर कर बेहोश हो जाए। अब हम तुम्हारा निकाह करेंगे। निकाह? इसके सूखे गले से बामुश्किल आवाज़ निकली। हाँ, निकाह। इसके लिए तुम्हें मरना होगा। मरना होगा सुनकर ही हवलदार बेहोश हो गया। और नहीं तो क्या, तुम क्या समझ रहे हो कि जीते जागते इंसान हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो मुक़द्दस रूहें हैं जो अनकरीब तुम्हें भी बना देंगी। हवलदार के सोचने समझने की आखिरी हद थी, जो अगले ही पल तेवरा कर गिर कर बेहोश हो गया। शाही दरबार, शाही रूहें क्या कहा लगाने लगी। मारे सिया सेल फोन पर टेक्स्ट का जवाब देती मारे सीमा से लॉन से निकली, और इस लॉन में चेयर पर बशार बैठा दिखा, जो लैपटॉप पर बिजी था, और उसके सामने ही अमल बैठी थी, जो अयाज टाचू की सबसे छोटी बेटी थी। और साथ ही इसने देखा कि एमा चाय और लवाजमात से भरी ट्रॉली ले आ रही है। एमा अमल से बड़ी थी। इसके ख़ानदान की लड़कियों के लिए बशार बहुत पुरकशिश था। हैंडसम, स्मार्ट, रियाज तकी की कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर था। वो इन सब खूबियों के सबब लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों की माएँ भी इसके इर्द गिर्द घूमती फिरती थी, जिसके सबब बशार की मम्मा सोबिया गर्दन अकड़ाई घूमती थी। अगरचे बशार इनका सगा बेटा नहीं था, अक्सर जानते थे कि बशार को उन्होंने अडॉप्ट किया है। मारिसिया अमल और एमा को जलाने के खातिर बशार के सामने मौजूद खाली चेयर पर जा बैठी, जिस पर कब से लैपटॉप पे मसरूफ़ बशार सर उठाकर देखा। हाय मारिसिया, कैसी हो? बशार ने सालफोन पर मसरूफ़ सी मारिसिया को मुखातिब किया। वेरी फाइन, इसने
मसरूफ़ सा जवाब दिया। अलबत्ता वो जानती थी अमल और एमा जल कर खाक हो रही होंगी। तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई ना? सो अब क्या इरादा है? बशार लैपटॉप बंद करता फुर्सत से पूछ रहा था। मार्सिया जानती थी किसी को घास न डालने वाला बशार इसे ज़रूर नोटिस करेगा। आखिरकार सतवी की क्लोज जो थी वो बेचारियां जानती नहीं थी ये बात, और फजूल में ही मेहनत करी जा रही थी। और ना ही चाचू जानते कि इस बात को, वरना बशार की हड्डियां अब तक सलामत नहीं रहती। मारेसिया ने तमस्खराना निगाहों से इन दोनों को देखते हुए सोचा था, जैसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी, जल जल कर स्याह हो रही थी। फास्ट न्यूज़ को ज्वाइन करूँगी, वैसी आम से लहजे में बोली, जिस पर अमल और एमा मज़ीद खाक हो गए। तो अब ये टीवी पर आएंगी, वर्ल्ड न्यूज़ को क्यों नहीं? वो तो सबसे टॉप पर है। बशार के पूछने पर मुस्कुराई। मैं फास्ट न्यूज़ को वर्ल्ड न्यूज़ से मज़ीद ऊपर ले जाऊंगी, वो अटल लहजे में कहती हुई खड़ी हुई और इन दोनों को देखा जो जल जल कर कबाब हो रही थी। हाय बशार भाई। बशार को हाथ हिलाते हुए वो अपने स्पोर्ट्स कार की जानिब बढ़ गई और बशार हैरान था कि जो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी आज कैसे इतने अच्छे से बात कर गई। मारिसिया लंच के लिए माही सीमा आई थी। खैर वो लंच तो बाहर भी कर सकती थी, मगर आज संडे था। आज के दिन सतवी मार्सिया आती थी और ख़ुद ही इससे नाश्ता, लंच और डिनर का एहतमाम करती थी। संडे के दिन वो कहीं भी हो, मगर खाने के वक्त मारिसीमा में मौजूद होती थी, क्योंकि वो सतवी के हाथों का खाना मिस नहीं करती थी। वो गेट से अंदर अपनी स्पोर्ट्स कार ला रही थी कि इसे लेटर बॉक्स में खाकी लिफाफा नजर आया। गाड़ी से उतरकर उसने लेटर बॉक्स से लिफाफा निकाला। चौकीदार गाड़ी अंदर ले जाने का इशारा किया और लेटर को उलट पुलट कर कर देख रही थी। ना भेजने वाले का नाम था, ना ही एड्रेस। मारिसिया हैरान हुई। इसके मखसूस हिस्से की जानिब बढ़ती, जहाँ वो सब टेबल पर डिनर पर मौजूद थे। तभी मारिसिया की निगाहें खिड़की पर पड़ी, जहाँ सोबिया बड़ी अम्मा खड़ी बड़ी हसरत निगाहों से टेबल पर चुने खानों को तक रही थी, जिस पर मार्सिया की हंसी छूट गई। बेचारी सतवी के हाथ के बने खाने बेहद मिस करती थी। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? हंसती हुई मार्सिया को देखकर सतवी ने हैरत से पूछा, जो इसके बाजू चेयर घसीट कर बैठ रही थी। मेरी तो खैरियत है, मगर इन खानों की हरगिज़ नहीं है, मारिसिया कहती हुई खड़ी खिड़की की जानिब देखा और इनकी निगाहों के ताक़ुब में सतवी ने भी देखा और वहाँ सोबिया को खड़े देखकर मुस्कुरा दी। सोबिया इन दोनों को अपने जानिब मुस्कुराता और बात करता देखकर खफीफ सी होकर पीछे हटी थी और अगले ही पल दोनों को भर भर कर कोस रही थी। ये क्या है आपी? दर्रे ज़िला ने हैरत से मारिसिया के सामने टेबल पर रखे खाकी लिफाफे को घूरा। लेटर है, मगर हैरत की बात है इस पर भेजने वाले का नाम और पता नहीं है। मारिसिया लिफाफा चाक करते हुए कह रही थी, क्या लिखा है? सतवी मारिसिया को खत पर झुका देखकर खुद भी झुक पड़ी। आहिस्ता की दर्रे ज़िला इन दोनों का चेहरा देख रहे थे, जिसका चेहरा पल पल में रंग बदल रहा था। वो दोनों खत पढ़ चुकी थी तो दर्रे ज़िला मुतजस्सिस सी पूछ बैठी, पता नहीं क्या ऊट पटांग लिखा है, यकीनन किसी की शरारत है। मारिसिया बुरा सा मुंह बनाए खत टेबल पर डालकर अपनी प्लेट सीधी करने लगी, मगर अगले ही पर दर्रे ज़िला ने इसके सामने से ख़त उठाया, ज़ोर से पढ़ने लगी। इसे ख़त पढ़ते देख आरिस्तकी बोले, जी बाबा। फर्मा बरदारी से सर हिलाती वो बुलंद आवाज़ में पढ़ने लगी, आरिस्तकी, अगर अपनी बेटियों की सलामती चाहते हो तो 50 करोड़ रुपए लेकर काली पहाड़ी आ जाओ। रबिश ना, न जाने किसी बच्चे ने जासूसी नावल की लाइन लिखने की कोशिश की, काली पहाड़ी टोटल रबिश। मारिसिया बुरा सा मुंह बनाए कह रही थी, बाबा भाईजान। दर्रे ज़िला और सतवी की खौफजदा चीख पर मारिसिया ने घबराकर आरिस्तकी को देखा, जिनका चेहरा खौफ और परेशानी से सफ़ेद पड़ गया था। बाबा, क्या हुआ आपको? रबिश, ना जाने किस बच्चे ने जासूसी नावल की लाइन लिखने की कोशिश की, काली पहाड़ी टोटल रबिश। मारिसिया बुरा सा मुंह बनाए कह रही थी, बाबा भाईजान। दर्रे ज़िला और सतवी की खौफजदा चीख पर मारिसिया ने घबराकर आरिस्तकी को देखा, जिनका चेहरा खौफ परेशानी से सफ़ेद पड़ गया। बाबा, क्या हुआ आपको? दर्रे ज़िला आरिस्तकी की ठंडी हथेली मसलते रोते हुए पूछ रही थी, बाबा आप ठीक है ना? मारिसिया इनकी चेयर पर पड़े साकित वजूद को देखकर खौफजदा हो गई। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। सतवी अपने रुखसार पर फिसल आए आंसुओं को हथेली से साफ करती साल फ़ोन पर नंबर डायल करने लगी। बाबा, इनकी दोनों शहजादियाँ इन्हें तड़प कर खौफजदा से पुकारी जा रही थी, जो इनकी मताए हयात थी।
जो इनकी दुनिया थी। अगर इन्हें कुछ हुआ तो ये सोचकर ही जैसे इनका दिल काम करना बंद कर रहा था। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन की वजह से आरिफ साहब की बीपी शूट कर गई है, मगर अब नॉर्मल है। डॉक्टर हिरासा खौफजदा सी नजर आती इन तीनों को तसल्ली दे रहा था। अपना सामान उठाता कमरे से निकल गया। टेंशन इस खत के सुनने के बाद बाबा की यह हालत हुई थी। क्या बाबा ने इस खत को सीरियस ले लिया? दर्रे जिला मासूमियत से इन दोनों को देखती हुई पूछ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है जेली, बस भाईजान की अचानक बीपी बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ। तुम सोच सोच कर हल्कान मत हो। सतवी आगे बढ़कर दरेजला को खुद से लगाती तसल्ली देती हुई बोली, और मार्सिया का जहन रफ्तार से दौड़ रहा था। इस खत की वजह से बाबा की ये हालत हुई थी, तो तब ये खत हरगिज़ शरारत नहीं था। अगर ये शरारत नहीं था तो फिर अचानक इनका दुश्मन कौन पैदा हो गया? और अगले ही पल वो जानने के लिए आरिस्तकी पर झुकी। बाबा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो तो एक मजाक था ना, वो पूछ रही थी, जिस पर आरिस्तकी नज़रें मिलाए बगैर सर हिला गए, और मारिसिया इस अंदाज पर कुछ समझ नहीं पाई। अदन सुनते ही दूसरे दिन चला आया। वो सीधा आरिस्तकी के कमरे में आया था, वो जहाँ तीनों बैठी थी। भाईजान, आप ठीक तो हैं ना? दे दें इन तीनों ने तुम्हें भी खबर दे दी इन तीनों ने तुम्हें भी खबर? आरिस्तकी खफगी से इन तीनों को देखते हुए बोले। इनके दिल को अदन के आने से बेहद सुकून मिला था। वो लेटर कहाँ है? अदन ने मारिसिया से पूछा, जिस पर मारिसिया करीब से दराज से लेटर निकालकर इसे थमाई। अदन ने इन 2 सत्रों को पेशानी पर बल डाले पढ़ा। भाईजान, ये किसी की शरारत लगती है। अदन के कहने पर इनके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ, ये शरारत है। उन्होंने भी मान लिया, मगर अदन आरिस्तकी की मुस्कुराहट पर चौंक उठा। आरिस्तकी की मुस्कुराहट इसे उलझन में डाल रही थी। अगर ये मजाक नहीं था तो फिर भाईजान इस लेटर के भेजने वाले को जानते थे। तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे भाईजान से ज़रूरी बात करनी है। अदन मार्सिया दर्रे ज़िला से मुखातिब होता हुआ बोला। दर्रे ज़िला तो फ़ौरन उठकर चली गई। मारिसिया ने जाते जाते सतवी को भी चलने का इशारा किया, जो आरिस्तकी के पास बेड पर बैठी थी, जिसे सतवी ने नज़रअंदाज किया। चाचू, इसे डांट खाएं, बगैर तो आपके मानेगी नहीं। मारिसिया सोचती हुई मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाती कमरे से निकल गई। इधर अदन के जाने का इंतज़ार कर रहा था, जो ज़ोर शोर से आरिस्तकी से बातों में मशगूल थी, जिस पर अदन बुरी तरह झल्ला रहा था। इसकी झंझलाहट सतवी भी महसूस कर रही थी, मगर नोटिस लिए बगैर हुनूस आरिस्तकी से बातें कर रही थी, और आरिस्तकी अपनी मुस्कुराहट दबाए अदन की झंझलाहट देख रहे थे। कभी फराटे से ज़बान चलाती सतवी के किसी बात का जवाब देते। तुमसे अलग से जाने के लिए कहूँ? अगले ही पल बर्दाश्त ख़त्म होते ही अदन ने सपाट लहजे में कहा, कभी कह ही दिया करो, इससे तुम्हारे हीरे मोती झड़े, ज़बान घिस नहीं जाएगी। सतवी इसके लहजे पर भन्नाती हुई बोली और उठकर जाने लगी। कहाँ अपनों से जाता है? इसके सपाट लहजों और ऊपर से ज़ख्म ज़ख्म करते अल्फाज। सतवी की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। एक मरतबा नादानी में की जाने वाली गलती की सज़ा आखिर इसे कब तक देता रहेगा? सतवी ने इन्हीं आंसू भरी आंखों से आरिस्तकी को देखा, जो अफसोस से इसे देख रहे थे, और जो कुछ कहते इससे पहले ही वो कमरे से निकल गई। अदन, क्यों बच्ची का दिल दुखाते हो? आरिस्तकी से डांट रहे थे। और जब आपकी बच्ची ने मेरा दिल दुखाया था तब? उसने खफगी से पूछा। वो उस वक्त नादान थी। आरिस्तकी सतवी का दिफा कर रहे थे, मगर मैं नादान नहीं था। कब तक बचपन की बात को दिल से लगा के रखोगे? आखिरकार वो तुम्हारी मनकूवा है, और आप कब तक छुपाते रहेंगे? ये धमकी देने वाले कौन हैं? अदन इनकी बात कतई नज़रअंदाज करता पूछा। क्या मतलब? आरिस्तकी चौंके। मतलब ये कि मुझे बताएं, धमकी देने वाला कौन है? उनके पास बेड पर बैठा पूछ रहा था। ये तो एक मजाक था अदन। हाँ, अगर वाकई मजाक होता तो मगर आप बेहतर जानते हैं ये मजाक नहीं था। कहते हुए उसने आरिस्तकी का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। आप बताएं भाईजान, एक शख्स के बारे में।